डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग SEHSS स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन हाई स्कूल साइंसेज इस एग्ज़ाम का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्ज़ाम आप लोगों के लिए नया हो सकता है क्योंकि वो इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है। और ये इंट्रोड्यूस क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे 9th और 10th के ऐसे होते हैं जो कि NACJS एग्ज़ाम के क्राइटेरिया में फिट नहीं होते हैं, एज क्राइटेरिया में। तो अगर किसी बच्चे की एज अगर उस एग्ज़ाम को कॉन्ट्राडिक्ट करती है बट ही और शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड 10th, तो वो इस एग्ज़ाम को अपीयर कर सकता है। और ये एग्ज़ाम IAPT कंडक्ट कराता है जो कि NACJS भी कंडक्ट करता है। तो आई होप इस एग्ज़ाम का एक कॉन्टेक्स्ट आपको सेट हो गया होगा। बहुत अच्छी एग्ज़ाम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सीखने को मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पेपर का डिस्कशन। इसमें मैथ्स में 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन में जो 12 क्वेश्चन होते हैं वो तो सिंगल करेक्ट होंगे। तो हम जो फर्स्ट 12 क्वेश्चन कवर करेंगे ये होंगे सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, और फिर उसके बाद जो लास्ट के 3 क्वेश्चन होंगे ये होंगे आपके मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 के लॉजिक की बात करें तो ये साइक्लिसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोला इसने? फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 3⁻27। तो जिन बच्चों ने साइक्लिसिटी पढ़ रखी है उनके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बट एक बार मैं बता देता हूँ कैसे होता है कि जब भी आपको यूनिट डिजिट निकालनी होती है किसी भी एक्सप्रेशन की, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? आपको सबसे पहले साइक्लिसिटी ऑफ डिजिट पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो हमको नंबर दे रखा है बेस में वो 3 दे रखा है, तो 3 की साइक्लिसिटी कैसे निकालते हैं? तो अगर 3 की पावर 1 में देखता हूँ तो 3 की पावर 2 देखते हैं तो ये है 9, 3 की पावर 3 देखें तो ये हो जाएगा 27, 3 की पावर 4 देखें तो ये हो जाएगा आपके पास 81, 3 की पावर 5 अगर अपन देखते हैं तो 243। हुआ क्या कि यहाँ पर 3 की पावर 1 में यूनिट डिजिट 3 था और यहाँ पर 3 की पावर 5 में भी यूनिट डिजिट हो गया 3। इसका मतलब कितनी स्टेप्स के बाद रिपीट हुआ है? तो अगर हम देखें तो 4 पावर के बाद ये वापस से यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट होने लग गई। इसका मतलब साइक्लिसिटी ऑफ 3 कितना हो गया अपने पास? 4। तो साइक्लिसिटी ऑफ डिजिट यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। अब यूनिट डिजिट कैसे निकालना है? चलो साइक्लिसिटी तो निकाल दी अपन ने। तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? यूनिट डिजिट बेसिकली होता है कि जो भी आपको पावर दे रखी है क्वेश्चन में, उस पावर को डिवाइड करो आप किससे? उस पावर को डिवाइड करेंगे आप साइक्लिसिटी ऑफ द गिवन डिजिट से। ये तो स्टेप 1 हुई। तो अगर मैं इसको देखता हूं तो यहाँ पर पावर कितनी है? 27। 27 को डिवाइड करता हूँ 3 की साइक्लिसिटी से, तो इस पर्टिकुलर केस में रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 3। तो बच्चों जो रिमाइंडर आता है वही यूनिट डिजिट को शो करता है। तो मतलब मैं क्या बोलूँगा? मैं यहाँ पर सीधा सीधा ऐसा बोल दूंगा कि जो यूनिट डिजिट होगी इसकी वो क्या होगा? 3 रिमाइंडर, जो आपका रिमाइंडर आया है वो। तो अगर यहां पर देखें तो इट इज 3⁻3 दैट इज इक्वल्स टू 27, बट वी नीड ओनली यूनिट डिजिट, सो आंसर इज 7। अब किसी बच्चे को लगता है कि सर मुझे साइक्लिसिटी और डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि ये बहुत क्रिस्प मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, बट अगर किसी को साइक्लिसिटी पढ़नी है तो चैनल पे मैंने उसका सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं ओलंपियाड वाले में, तो आप आराम से उसको सर्च कर सकते हैं इसी पे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ने बोला है देयर इज अ फंक्शन एफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन अपने को दिया हुआ है, इज नॉट डिविजिबल बाय जी एक्स वेयर द फंक्शन जी एक्स इज। मतलब हमें देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब तो यही हो गया ना इन शॉर्ट कि हमें इसके फैक्टर देखने। तो अगर मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 2x4 माइनस का 6x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x एन माइनस का 2, तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि अगर x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ एनी पॉलिनोमियल, मान लो वो पॉलिनोमियल px है, तो इसका मतलब p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 होता है। और अगर इसको उल्टा पढ़ें तो क्या करेंगे अपन कि अगर किसी एक्सप्रेशन से अगर आपने p ऑफ a इक्वल टू 0 कर दिया, इसका मतलब x माइनस ए जो होगा उस एक्सप्रेशन का फैक्टर होगा। तो यहाँ पर बेसिकली मैं करने क्या वाला हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं ऑप्शन वाइज चलूंगा। जैसे ऑप्शन बी को देखते, ऑप्शन बी में हमारे पास gx जो दे रखा है वो दे रखा है x माइनस 2। तो अब मैं इसको उल्टा ट्रेस करूंगा, क्या कि अगर x माइनस 2 हमारे फंक्शन f(x) का फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो f ऑफ 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर f ऑफ 2 निकाल देते हैं अपन सबसे पहले चेक करने के लिए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 6 इंटू 2 रेज टू द पावर 3, 3 इंटू 2 स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस ऑफ 2। मतलब देखो अगर ये इसका फैक्टर निकल के आ गया तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब gx से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। तो यहाँ से f ऑफ 2 निकालते हैं अपन पहले। तो f ऑफ 2 कितना हो जाएगा? 16 से हो गया 32, ये हो गया 8, 8 से हो गया 48, यहाँ पर हो गया 4, 4 से हो गया 12,
3 टू सा 6 एंड माइनस का 2, प्लस प्लस वाले जोड़ दें तो 32, 44, 50, तो ये हो गया 50 माइनस 50 एंड यस इट इज 0। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इफ f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0 फॉर दिस एक्सप्रेशन, इसका मतलब x माइनस 2 इज फैक्टर, और अगर x माइनस 2 फैक्टर है इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा। कंप्लीटली डिवाइड करेगा मतलब ये तो भैया ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही सिमिलरली अपन एफ ऑफ 1 भी निकालेंगे, क्यों? क्योंकि अब हम ऑप्शन सी को चेक कर रहे हैं बच्चों। ऑप्शन सी को अगर अपने को चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस 1 को फैक्टर मानना पड़ेगा। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं यहाँ पर कि सर हम इसको सीधे सीधे डिवाइड करके भी तो देख सकते हैं। आप करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिवीजन से ज़्यादा सिंपल मुझे फैक्टर थ्योरम लगती है। तो ऑप्शन सी में जी एक्स अपने को दे रखा है x माइनस 1, तो अब इसको मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से सीधा सीधा f ऑफ 1 निकाल रहा हूँ। तो फंक्शन में f ऑफ 1 रख दें तो 2 टाइम्स ऑफ 1 रेज टू द पावर 4 माइनस 6 टाइम्स ऑफ 1 रेज टू द पावर 3, और देखो 1 की तो सारी पावर 1 ही होगी, तो इसको लिखने का भी वैसे कोई लॉजिक बनता नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन में ये भी करा देता हूँ। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2, 3, 5, 5 और 3 8, 8 तो हो गया प्लस में और 8 ही हो गया माइनस में, तो ये हो गया 0। तो इसका मतलब तो ये ऑप्शन सी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन बी जो है वो भी रेस में से हट गया, ऑप्शन सी जो है वो भी रेस में से हट गया। बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ऑप्शन ए भी हट गया, फिर तो ऑप्शन ए क्यों हट गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। जब ये दोनों इंडिपेंडेंटली अपन ने इसके फैक्टर निकाल दिए हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो फैक्टर हो गई होगा ना, तो इसका मतलब ऑप्शन ए भी गलत हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद व्हाट, ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर कितना हो जाएगा, डी। और अगर इसको मैं सिंपली आपको समझाना चाहूँ तो ये जो एफ एक्स था ना, जब इसको आप फैक्टराइज करोगे तो ये बनेगा x माइनस 1 एक्स माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1। तो आप इसको सॉल्व करके देखना, वही आएगा, तो फैक्टर आपका ये निकल के आएगा ही नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले पे चलते हैं, रोड ट्रिप पे। मिस्टर वेंकट है जो कि चेन्नई से बेंगलोर जा रहे हैं। अब इसने क्या बोला है, इसने दो सिनेरियो दिए हैं इसने। While going, his speed is 40 किलोमीटर पर आवर हाफ द वे एंड 60 किलोमीटर पर आवर रिमेनिंग हाफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम केस नंबर 1 लेके चलते हैं। केस नंबर 1 में इन्होंने कैसे मूव किया है कि ये गए हैं चेन्नई से बेंगलोर, और उसमें क्या हुआ है कि इन्होंने आधी जो डिस्टेंस है, हाफ द डिस्टेंस, मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ कि लेट सपोज टोटल जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया डी के इक्वल। अगर टोटल डिस्टेंस डी है तो इन्होंने आधी डिस्टेंस मतलब d/2 तो ट्रेवल किया है 40 किलोमीटर पर आवर से, और अगली d/2 इन्होंने ट्रेवल किया है 60 किलोमीटर पर आवर से, राइट। तो एक काम करें, अपन अपने को फाइनली निकालनी क्या है, एवरेज स्पीड। स्पीड चाहिए, इसका मतलब डिस्टेंस और टाइम हमें पता होना चाहिए। तो यहां से एक काम करते हैं, मैं इस ट्रेवलिंग का टाइम निकाल लूँ क्या बच्चों, फर्स्ट केस का। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर इस क्वेश्चन, इस सिनेरियो के हिसाब से देखें तो टोटल टाइम कितना आना चाहिए, तो देखो पहली डिस्टेंस d/2 तो ट्रेवल की गई है 40 किलोमीटर पर आवर से, प्लस दूसरी डिस्टेंस d/2 ट्रेवल की गई है 60 किलोमीटर पर आवर से। ये लगा मेरे को 40 किलोमीटर पर आवर में टाइम t1, और ये 60 किलोमीटर पर आवर से टाइम t2, जिसको मैंने टोटल टाइम टी से डिनोट किया। तो यहाँ पर टाइम टी कितना आ गया हमारा, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं, d/2 को कॉमन ही निकाल देते हैं अपन। तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 40 और 60 का एलसीएम हो गया 120, 120 से हो जाएगा 3 प्लस, और इधर आ गया 2, 5 से ये हो गया d/48, क्योंकि देखो 5 अपॉन 120 24, 24 2 ज़ा 48। तो इसका मतलब जो केस नंबर 1 था उसमें टोटल टाइम जो निकला है वो निकला है d/48, जहां पर d किसको डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस को, राइट। यहां तक कोई परेशानी। अब केस 2 भी चलते हैं, है ना, फिर उसके बाद अपन देख लेंगे अपने को किस तरीके से इसको सेट करना है। अच्छा, एवरेज स्पीड, चलो उसको लास्ट में बताता हूँ। केस 2 जाते हैं। अब केस 2 में क्या हुआ, वो बेंगलोर से गए हैं चेन्नई, और उन्होंने क्या किया है, व्हेन ही रिटर्न्स ही ड्राइव्स एट 40 किलोमीटर पर आवर हाफ द टाइम। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया कि हाफ द टाइम तो इन्होंने 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया है, और 60 किलोमीटर पर आवर से भी हाफ द टाइम इन्होंने ट्रैवल किया है, ठीक है। फिर तो अपने को केस बनाना पड़ेगा। अगर मैं हाफ द टाइम ले लूँ, मान लो ओरिजिनल टाइम हमने वापस से टी ही ले लिया, ठीक है, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि हाफ द टाइम मतलब t/2 जो टाइम है उसमें तो इन्होंने गाड़ी चलाई है 40 किलोमीटर पर आवर से, मतलब ये हो गया स्पीड इनटू टाइम,
और t/2 टाइम पे ही उन्होंने जो गाड़ी चलाई है वो 60 किलोमीटर पर आवर पे चलाई है, और इन दोनों को मिलके डिस्टेंस पूरी हो गई हमारी, जर्नी कंप्लीट हो गई ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से बन गया है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया आपके पास 20, तो ये हो गया आपके पास कितना 30, तो ये हो गया 50 टाइम्स ऑफ t इज इक्वल्स टू d/50, सॉरी d, तो यहां से t कितना आ जाएगा टाइम d/50। तो अब एक काम करते हैं, हमें तो एवरेज स्पीड निकालनी थी, तो इससे मैं एक काम कर सकता हूँ क्या कि जो मेरी केस 1 वाली जर्नी है उसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दूंगा तो वो स्पीड दे देगा मेरे को, तो ये मेरे पास स्पीड 1 आ गई, जाने वाली स्पीड। और अगर मैं यहाँ से भी डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल दूँ बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो आ रहा है 50, और ये 50 जो है ये हमारी स्पीड 2 हो गई। तो इन शॉर्ट मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशंस अरेंज करी केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में, इसमें दो डिस्टेंसेस मैं निकाल चुका हूँ, सॉरी दो स्पीड में निकाल चुका हूं। अब अगर दो स्पीड आती है हमारे पास तो एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, ऐसे एग्जाम देने जा रहे हो तो वो आना चाहिए कि अगर हमारे पास एक डिस्टेंस एक स्पीड है एक ए और दूसरी स्पीड अगर बी है, तो फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2ab/a+b, डायरेक्टली इसको याद रख सकते हो। और नहीं तो फिर एवरेज स्पीड के लिए वापस वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला वो कर लो कॉन्सेप्ट। तो पहले तो मैं 2ab वाले से करवा रहा हूँ, तो 2 टाइम्स ऑफ 48 पहली स्पीड, 50 दूसरी स्पीड, डिवाइडेड बाय 48 प्लस 50, राइट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये किस ऑप्शन को मैच करेगा, ये मैच करेगा 48.98 को, ऑप्शन नंबर बी को। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना। अच्छा सर हमें तो ये वाला फॉर्मूला ही याद नहीं था, तो हम कैसे करते। अगर तुमको ये फॉर्मूला याद नहीं था तो तुम्हारे लिए मैं मेथड नंबर 2 भी बताता हूँ, हालांकि इस पेपर देने वाले बच्चे से तो मेरे को उम्मीद है कि उसको याद होना चाहिए, बट स्टिल मैं इसका मेथड नंबर 2 बताता हूँ। मेरे को क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, तो मैं स्पीड का फॉर्मूला लगाता हूँ। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो देखो वो d गया था केस 1 में और d ही गया केस 2 में, अपॉन टोटल टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्टेंस निकाली। अच्छा टोटल टाइम पहले केस में कितना आया था d/48, तो इसको लिख दिया d/48, और दूसरे वाले केस में कितना आया d/50, तो ये हो गया d/50। मैंने क्या किया, टोटल डिस्टेंस लिख दिया ऊपर, नीचे टोटल टाइम लिख दिया। इसको वैसे तो d कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, ऊपर बच जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1/48 प्लस 1/50, घूम फिर के बच्चों वही आएगा। एलसीएम ले लो नीचे, नीचे जब एलसीएम लोगे तो ये रेसिप्रोकेट होके ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो गया 48 प्लस 50, तो ये वाली दोनों की दोनों एक्सप्रेशंस मैच कर गई। तो आप तो सीधा सीधा यही याद रखें कि जब भी आपको दो स्पीड्स दे रखी है और बोला एवरेज स्पीड निकालो जर्नी की, इट इज सिंपली 2ab/a+b। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला है फाइंड द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ये जिस बच्चे का थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट अच्छा था उससे हो गया होगा। कैसे किया, तो एक काम करते हैं, हमारे पास यहाँ पर a+b+c का होल क्यूब जो है और इधर है a³ + b³ + c³। तो मैंने ऐसा किया, इसको मैंने a+b+c का होल क्यूब जो है उसके साथ माइनस में a³ को अलग लिख दिया और माइनस में ही b³ + c³ को एक अलग एक्सप्रेशन बना दिया। मतलब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को तो अलग ले लिया और b³ + c³ को अलग छोड़ दिया। ऐसा सिर्फ क्वेश्चन की कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए किया है, नथिंग एल्स। अब इनको मैं ऐसे मान रहा हूं कि ये है x³ - y³ और x³ - y³ तो साइड में अपन एक्सप्रेशन लिख देते हैं कि वी नो दैट कि x³ - y³ या a³ - b³ क्या होता है, पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस a × b। ये बेसिक में मान के चल रहा हूँ आपको आता है। तो अगर इसमें अपन ये आइडेंटिटी लगाएं तो ये हो जाएगा पहला एक्सप्रेशन मतलब a+b+c माइनस दूसरा एक्सप्रेशन मतलब a, ये हो गया आपके पास x - y, पहले का स्क्वायर मतलब a+b+c का स्क्वायर, फिर हो गया प्लस दूसरे का स्क्वायर तो प्लस का a का स्क्वायर प्लस x × y तो प्लस x × y a+b+c। ये हमारे पास इस इनर ब्रैकेट को मैं ऐसे लिख देता हूँ और ये ब्रैकेट बन, पीछे क्या है a³ + b³, तो a³ + b³ की आइडेंटिटी क्या होती है तो वो भी पता होनी चाहिए। तो वो होता है आपके पास a + b a² + b² - ab। तो अगर उसको यहाँ पर अरेंज करें तो ये हो जाएगा b + c b² + c² - b × c।
अब ए से ये ए कैंसिल हो गया बच्चों पहले ब्रैकेट में, और ये सब प्रोडक्ट में, तो यहाँ भी मुझे बी प्लस सी दिख रहा है और इधर पीछे वाले टर्म में बी प्लस सी दिख रहा है। तो इसको आसान बना लेते हैं, बी प्लस सी को बाहर ही निकाल देते हैं, तो बी प्लस सी बाहर आ गया। अब इनर ब्रैकेट में अपने को थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो इसको ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर को मैं ओपन कर रहा हूँ बच्चों। तो ये हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये वाला जो ए स्क्वायर है बीच वाला, ये बन गया प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, इन टर्म्स को ही प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं, तो ये भी बन गया प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का ए सी। पीछे माइनस में मेरे पास क्या बच रहा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी। देखें इसे एक बार यहाँ तक। अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से b प्लस सी तो कॉमन था ही सही अपना, इसको भी मैंने रीअरेंज करा, तो ये बन गया आपका 3a स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर जुड़ गया, b स्क्वायर की एक ही टर्म है, c स्क्वायर की भी एक ही टर्म है। अच्छा 2ab और ab, तो ये बन गया 3ab, 2bc तो अकेला 2bc ही है, और ये जो आपका 2ca है ये इसके साथ जुड़ के बन जाएगा प्लस का 3ca। अच्छा, ये वाली जो टर्म है ये भी इसके साथ सीधा सी लिख देते, तो माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर एंड प्लस का बी सी। अब जरा देखें इसको, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी प्लस सी बाहर है ही सही। अब देखना ये 3ab ये 3ca और ये 2bc और bc, तो ये भी 3bc हो जाएगा। तो ये जितनी भी टर्म अंडरलाइन करी है मैंने, इन सब में 3 कॉमन है, तो उसको भी बाहर रख देते हैं अपन। क्या बच रहा है अब अंदर अपने पास, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही टर्म बच गई। और ये तो सिंपल सा फैक्टराइजेशन दिख रहा है, तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ बी प्लस सी बाहर। ये वाली टर्म में से ए कॉमन लिया, बचा ए प्लस बी, पीछे वाली टर्म में से सी कॉमन ले लिया, बचा अगेन ए प्लस बी। तो ये क्या बन गया फाइनली, ये फाइनली बन गया आपका 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। तो बस इसमें क्या करना था अपने को, थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान सोचते हुए करना था। 2 टर्म्स को एक तरफ ले लिया, आइडेंटिटीज एक्सपेंड किया और सिंप्लीफाई कर दिया। चलिए मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी यूज करा लिया और थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन भी करा ली। इसने क्या बोला है, देयर इज ए स्क्वायर और स्क्वायर के जो डायगोनल है उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। एक ले लिया 1,3, एक ले लिया 5,1। बोला है कि इस स्क्वायर का एरिया बताइए। अच्छा, स्क्वायर का एरिया बताने के लिए डायगोनल की लेंथ निकाल लेते हैं, और डायगोनल अगर साइड को ए मान लूँ तो डायगोनल कितना होता है, √2 टाइम्स ऑफ ए। बस इस चीज़ को यूज़ करना है। तो पहले तो मैंने क्या किया, इसको ABCD मार्क कर दिया, और यहाँ से मैं एक काम कर रहा हूँ, AC की लेंथ निकालना हूँ डिस्टेंस फार्मूला से। तो AC क्या होगा, तो वो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, बड़े में से छोटे को घटा दो बेसिकली, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 4 से 16, 16 और ये हो गया 2 से 4, तो ये हो गया √20। अब ये √20 जो है ये बेसिकली AC के इक्वल है, जो कि हमने √2 टाइम्स ऑफ A लिया था। तो यहाँ से √2 टाइम्स ऑफ A √2 टाइम्स ऑफ √10 के इक्वल हो गया, क्योंकि √20 को √a इंटू रूट भी लिख सकता हूँ मैं, जिससे कि मेरे पास इस स्क्वायर की साइड निकल के आ गई बच्चों √10। और हमें क्या पूछा, एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो गया 10। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो केवल डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके डायगोनल निकाला, डायगोनल √2 टाइम्स ऑफ साइड होती है, तो साइड से कंपेयर कर लिया, साइड आते ही स्क्वायर बना दिया अपन ने उसका। अगले क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा अपने को पीएनसी का बेसिक आइडिया होना चाहिए, और जो बच्चा NSE-JS देता है या जो बच्चा SEHSS के लिए प्रिपेयर करेगा वो बेसिक पीएनसी तो समझ के चलेगा। तो चलिए यहाँ पर अपने को क्या बोला है, हमें बोला है कि हाउ मेनी टोटल टर्म्स द स्क्वायर टर्म्स एंड द प्रोडक्ट टर्म्स विल बी इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस मच। तो इसको मैं पहले तो ये मान के चल रहा हूँ छोटे बच्चे भी इस एक्सप्रेशन को देख रहे हैं, इस एक्सप्लेनेशन को। तो वी नो दैट कि अगर मेरे पास 2 ही टर्म है और उसका स्क्वायर अगर मैं ओपन करूंगा तो वहाँ क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ AB। अगर मैं 3 टर्म लेता हूँ a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस CA। अगर इसको आप ढंग से समझेंगे तो इसमें हो क्या रहा है कि जो इनर टर्म्स होती हैं A और B सब स्क्वायर स्क्वायर होके जुड़ जाती है, उनका तो स्क्वायर इसीलिए बोला है स्क्वायर टर्म्स। और पीछे वाली जो टर्म होती है 2 टाइम्स ऑफ समथिंग जो भी आ रहा है, ये सब होता है बेसिकली इनके प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम। तो अगर इससे मैं एक जनरल एक्सप्रेशन बनाना चाहूँ कि a प्लस बी प्लस सी अप टू n टर्म्स,
n कोई नंबर मान लो n अल्फ़ाबेट तक जा रहा है और उसका स्क्वायर अगर अपन देखें तो वो क्या बनना चाहिए सिमेट्री से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अप टू n टर्म्स तक तो ये चला जाएगा। ठीक है, ये अगर मैंने n तक ले लिया तो बेसिकली ये तो हो गई स्क्वायर टर्म जुड़ जाएंगी, प्लस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा ऑफ ए बी आ जाएगा। सिग्मा ऑफ ए बी का क्या मतलब है, सिग्मा ऑफ ए बी का नोटेशन ये हो गया कि दो दो के पेयर बना के प्रोडक्ट करने, राइट। तो अगर मैंने यहां पर इसमें x1 प्लस x2 से लेके x20 तक के सम का स्क्वायर निकालना चाहा कि इसमें कितनी टर्म्स होंगी, तो ये तो साफ साफ नजर आ जाना चाहिए कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू x20 स्क्वायर, ये तो आएगा ही आएगा सर आगे। मतलब यहां से लेके यहां तक की 20 टर्म्स तो वैसे ही गिन ली अपन ने स्क्वायर वाली टर्म्स, राइट। अब उसके बाद जो बची है उस पर दिमाग लगाना है। अब 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा ये बनेगा x1 x2। अब कुल मिला के यहां पर दिमाग लगाना है कि ये जो 2ab वाली टर्म्स होंगी ये कितनी होंगी। तो बच्चों आप यहां देखो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल 20 है। अच्छा, दो नंबर्स का प्रोडक्ट बनाने के लिए कितनी टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो 2 टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि यहां से जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे इसके वो कितने होंगे, वो होंगे NCR, यही फॉर्मूला होता है। सो इसका मतलब 20C2, और 20C2 का फॉर्मूला क्या होता है 20C2 का, कि 20 को तो ओपन करो 2 टाइम, डिवाइड कर दो 2 से, तो यहां से अगर अपन देखें तो ये 10 हो गया, 10 से 190, इसका मतलब मेरे पास दो नंबर्स के प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन कितने हो गए 190। तो इसका मतलब यहां से मेरे पास 190 टर्म्स और हो जाएगी। तो इन ऑल मेरे पास कितनी टर्म्स हुई बच्चों, 210 टर्म्स, ऑप्शन नंबर डी। तो थोड़ा सा बेसिक पीएनसी पता होना चाहिए, दो नंबर्स के कॉम्बिनेशन कैसे बन सकते हैं। दो नंबर की रिक्वायरमेंट थी, टोटल 20 थे, तो 20C2 खत्म। चलो आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन एक बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो हर बच्चा मेरे हिसाब से करके आया ही होगा। इसने बोला है कि गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं तो मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपॉन ए और अल्फा बीटा होता है c अपॉन ए। अब यहाँ पर माइनस में b क्या होता है, ये जो एक्सप्रेशन b ले रहा हूँ मैं, ये इस b से कंपेयर मत करना, ये होता है बेसिकली कोइफिशिएंट ऑफ x। तो माइनस ऑफ यहाँ पर कोइफिशिएंट ऑफ x कितना है अपने पास, वो है माइनस का 2b अपॉन ए की वैल्यू होती है कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो इसका मतलब ये हो गया 1, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा तो हो गया 2 टाइम्स ऑफ बी। अच्छा, अल्फा बीटा होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ही है यहाँ पर, अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो हो गया 1, तो ये हो गया सी। तो मैंने यहाँ से क्या किया, अल्फा प्लस बीटा भी निकाल दिया और अल्फा बीटा भी निकाल दिया। जैसे ही हमने ये किया, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है वैल्यू अल्फा 4 बीटा 4 प्लस अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा 4। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ये अल्फा 4 प्लस बीटा 4 मतलब अल्फा 4 इंटू बीटा 4 को तो ऐसा लिख सकते हैं पावर होल पावर 4। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है सीधी सीधी सी रेज़ टू द पावर 4, तो ये तो हो गया एक टर्म सॉल्व। अच्छा, इन दोनों टर्म्स में मेरे पास अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन आ रहा है, बच क्या रहा है मेरे यहाँ पर, पहले ब्रैकेट में अल्फा दूसरे ब्रैकेट में बीटा, ये जो लास्ट 2 ब्रैकेट से इनको सॉल्व कर रहे हैं अपन। अब अल्फा बीटा का होल क्यूब जो होगा तो वो तो वापस से सी क्यूब दे देगा, तो सी क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा वो कितना आया अपने पास 2 टाइम्स ऑफ बी। अब इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है वो अपन दिमाग लगा लें थोड़ा सा। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट्स में सी क्यूब को कॉमन ले लेता हूँ तो पहले वाले में तो बचेगा सी, दूसरे वाले में बच जाएगा 2b, तो आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है द लेंथ ऑफ 6 नॉन कोलिनियर line segments are 3 4 5 6 7 8. Now the maximum number of scalene triangle that can be formed by using these line segments, कि इन लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके हम कितने स्केलन ट्राइंगल बना सकते हैं, मतलब साइड्स इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो देखो अगर मैं बिना किसी हायर कैलकुलेशन के इसको करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। मैं 3 से स्टार्ट करूँगा बच्चों, तो मैं ट्राइंगल नंबर 1 बना रहा हूँ कि मैंने 3 लिया 4 लिया 5 लिया, बन गया। अब
3 4 के साथ मैं 6 को ट्राई करूंगा, बिल्कुल बन रहा है। सम ऑफ टू साइड्स देखना है, दो दो इनइक्वालिटी देखनी है। सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स मस्ट बी लेस देन द थर्ड साइड। मतलब इसको इस तरीके से दो चीज़ों को देख के करना है अपने को, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं 3 4 के साथ अब 7 लेने की कोशिश करूंगा तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो साइड्स का जो सम है वो तीसरे के इक्वल आ गया, ग्रेटर नहीं आया। इस माइंडसेट के साथ अपन क्वेश्चन करने वाले, तो ये भी गलत हो गया, 3 4 के साथ 8 भी गलत हो गया, तो ये तो खत्म हो गया हमारा। तो दो तो मेरे पास यहाँ आ गए बच्चों, कैलकुलेशन याद रखेंगे। अब 3 4 का हो गया, अब मैं 3 5 के साथ ले रहा हूँ कैलकुलेशन। 3 5 के साथ 6 लूंगा, परफेक्ट है। 3 5 के साथ 7 लूंगा, परफेक्ट है। 3 5 के साथ 8 नहीं ले पाऊंगा, क्यों? क्योंकि वापस से सम ऑफ टू साइड्स जो है वो इक्वल आ गया। तो दो ट्राइंगल यहाँ से मिल गए, दो ट्राइंगल यहाँ से मिल गए, टोटल 4 हो गए। हमने किस किस को कवर कर लिया? 3 4 कर लिया, 3 5 कवर कर लिया। अब 3 6 कवर कर लें। 3 6 के साथ 7 चलेगा, बिल्कुल चलेगा। 3 6 के साथ 8 चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और कुछ बन सकता है इसमें? नहीं। तो 3 के साथ मैंने 4 का कॉम्बिनेशन ले लिया, 5 का ले लिया, 6 का ले लिया, तो दो यहाँ से भी बनते हुए नजर आ गए मेरे को। अब मैं 3 के साथ 7 को ले रहा हूँ, 3 के साथ 7 लिया तो फिर 8 बन पाएगा, तो ये भी बन जाएगा, तो ये एक और आ गया। ये सारे के सारे पॉसिबल केसेस हो गए। 3 को मैंने पहली साइड फिक्स करके रखा, तो मेरे पास 7 ट्राइंगल्स तो यहाँ पर आ गए बच्चों। अब मैं 4 के साथ कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा। ये 3 वाली कैलकुलेशन सारी हो गई अपनी। अब 4 के साथ लेता हूं मैं। अब 4 के साथ 3 को नहीं लूंगा क्योंकि 3 के साथ 4 कैलकुलेट हो चुका है। तो अब हम जाएंगे यहां से 4 से फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो 4 के साथ लेते हैं अपन, है ना। तो 4 के साथ मैंने लिया 5 को, तो 6 4 5 6 पहला कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। अच्छा, 4 के साथ 5, 5 के साथ 7 भी परफेक्ट है। 4 के साथ 5 और 5 के साथ 8 भी परफेक्ट है। 4 के साथ तो इन तीनों ने सेटिस्फाई कर दिया, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड आ रही, मतलब 3 तो यहाँ पर आ गए अपने पास। तो 7 में 3 और ऐड कर दिए। फिर 4 5 के कॉम्बिनेशन खत्म हो गए, अब 4 6 के पास आते हैं। 4 6 के साथ 7 चलेगा, बिल्कुल चलेगा। 4 6 के साथ 8 चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आगे ऑप्शन है ही नहीं, तो दो ट्राइंगल और बढ़ गए अपने। ये 4 6 भी कवर हो गए। अब 4 7 पे आ जाते हैं। 4 7 के साथ 8 चलेगा, बिल्कुल चलेगा। इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो एक ट्राइंगल और ये भी आ गया। तो टोटल मिला के 13 तो बच्चों यहीं तक आ गए अपन ने। 4 कवर कर लिया, 3 कवर कर लिया, 4 कवर कर लिया। अब हम चलेंगे किसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में? 5 के। सर ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा केसेस कम होते जाएंगे। चलो कैसे? 5 के साथ 6 को लिया, 6 के साथ 7 को लिया, बिल्कुल परफेक्ट है। 5 के साथ 6 को लिया, 6 के साथ 8 को ले लिया, बिल्कुल परफेक्ट है। दो और मिल गए 5 के साथ मेरे को। फिर उसके बाद 5 के साथ 7 को लेके देखते हैं। तो 5 के साथ 7 लिया, 7 के साथ 8 लिया, बिल्कुल ठीक है, एक और ये बन गया। तो मेरे पास कितने ट्राइंगल आ गए अभी तक? 16 ट्राइंगल तो आ गए बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद आती है 6 की बारी। 6 के साथ 7 को लिया, 7 के साथ 8 को लिया। 6 के साथ 8 को लूंगा तो फिर अगली मेरे पास लेंथ है ही नहीं, तो एक ही आ पाएगा 6 के साथ, तो ये भी बन गई। अच्छा, अब 7 के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में 8 ही बच रहा है, 8 के आगे कुछ है ही नहीं, तो ये तो बनेगा ही नहीं। तो टोटल मिला के 16 + 1 17 हो गए अपने, खत्म। राइट। अच्छा, अगर कोई बच्चा पीएनसी पढ़ा हुआ है तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा सर मेरे पास टोटल कितनी लेंथ है? 6 है, मेरे को डिफरेंट डिफरेंट कितनी लेनी है? 3। डिफरेंट डिफरेंट कितनी लेनी है? 3। तो इसका मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकाल लेगा वो। ये मेथड नंबर 2 बता रहा हूँ मैं। तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा मैं एनसीआर ले लेता हूँ, मतलब मैं 6C3 ले लेता हूँ। 6C3 से कितनी कैलकुलेशन हो जाएगा? 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1। तो इसका मतलब यहाँ से कितने हो गए मेरे पास? 20 ट्राइंगल्स आ गए। अब इसमें से वो ये भी देखेगा कि कौन से, ये तो सारे के सारे आ गए। अच्छा, इसमें वो सारे भी आ गए जो कि ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो फिर कौन कौन से ऐसे हैं जो इनइक्वालिटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं? तो देखो, ये 3 साइड में क्रॉस लगा के लिखे हुए मैंने। जब वो बच्चा 20 निकालने के बाद देखेगा तो उसको लगेगा कि सर ये 3 4 7 हटाना पड़ेगा इसमें से, 3 4 8 हटाना पड़ेगा इसमें से, और 3 5 8 हटाना पड़ेगा। ये 3 हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 17। तो दोनों मेथड से आपको जो बेटर लगता है आप वो इजीली कर सकते हैं। कैलकुलेशन भी आसान है, ज़्यादा बड़े ऑप्शंस है नहीं, बट बहुत ज़्यादा बड़े ऑप्शन आएंगे तो अपने को पीएनसी की हेल्प लेनी पड़ सकती है। चलिए, इसने बोला कि P इज अ पॉइंट ऑन अ सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ट्राइंगल ABC बना देते हैं। ये ट्राइंगल ABC बना दिया अपन ने। इस ट्राइंगल ABC का सर्कम सर्कल भी बना देते हैं। तो ये सर्कम सर्कल बना देते हैं अपन। ये मान लेना कि टच होता हुआ सर्कल ही बन रहा है, ये ऐसा भयानक सा, है ना। या चलो इसको मैं थोड़ा सा नीटली बना देता हूँ यार,
जस्ट गिव मी अ मोमेंट, क्योंकि सर्कम सर्कल जो है, हालांकि इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि जो बच्चे यहाँ पर बैठे ना उनको सर्कम सर्कल का मीनिंग तो पता होगा कि सर्कम सर्कल होता क्या है। एक ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल को घेरे हुए होता है। तो हमने क्या किया, हमने एक ट्राइंगल बनाया ABC, ये ABC ट्राइंगल बनाया, ठीक है। इसका सर्कम सर्कल बनाना है तो अब थोड़ा नीटली बनाते हैं। ये एक सर्कम सर्कल बना दिया अपन ने ट्राइंगल ABC का, तो ये ABC हो गया। अब इसने क्या बोला है क्वेश्चन ने ये बोला है कि P इज द पॉइंट अदर देन इट्स वर्टाइसेस ऑन आर्क AC। अब देखो आर्क AC तो दो होगी अपने पास, या तो मैं आर्क AC ये वाली ले लेता हूँ, या फिर आर्क AC ऐसी घुमा के भी ले सकता हूँ मैं इतनी बड़ी। लेकिन उसने क्या बोला है कि P पॉइंट उस जगह पर है जहां पर ये वर्टाइसेस को कैरी नहीं कर रहा है। तो कौन सी वाली आर्क दिख रही है जहां पर कैरी नहीं हो रहा है सर? ऑब्वियसली यहीं पर होगा P पॉइंट, तो ये P पॉइंट यहाँ पर ले लिया। और इस P पॉइंट की एक प्रॉपर्टी भी बोली है क्या, कि 2 टाइम्स ऑफ P है, मतलब अगर P से लेके A तक की डिस्टेंस लेते हैं तो वो ट्वाइस है P से लेके C तक की डिस्टेंस है। इसका मतलब अगर मैं इसको मान लेता हूँ x डिस्टेंस, तो ये 2x के इक्वल होगा। देखो एक बार कि मैंने यहाँ से P से लेके A तक x मान लिया, तो उसका डबल जो है वो PC है, तो PC 2 टाइम्स ऑफ x हो गया। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी साइड्स अपन ने एक बार के लिए A मान ली कि ये जो इक्विलेटरल है इसकी लेंथ A है, मतलब साइड्स की। अब बोला है PA इज टू PB, तो PA तो नजर आ रहा है, PB नजर नहीं आ रहा है, तो PB को भी कंस्ट्रक्शन से बना लेते हैं। अब यहां पर एक चीज समझनी पड़ेगी हमको कि यहां पर हमें हेल्प लेनी पड़ेगी टॉल्मी थ्योरम की। टॉल्मी थ्योरम कौन सी थ्योरम है कि जब हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड्स नजर आए और डायगोनल नजर आए तो उसके बीच में रिलेशन टॉल्मी थ्योरम आसानी से देती है। तो टॉल्मी थ्योरम क्या बोलती है कि ऑपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट का सम, मतलब AP इंटू BC, ऐसे ही AB इंटू PC, ऑपोजिट साइड्स के प्रोडक्ट का सम जो होता है वो डायगोनल्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो वो हो जाएगा AC इंटू PB। अब इसमें सारी वैल्यूज रख दो। AP कितना है x, B से लेके C तक कितना माना है A से लेके B तक कितना है A, PC कितना है अपना 2x इज इक्वल्स टू AC कितना है A, और PB कितना है सर, यही तो निकालना है, तो ये PB निकाल दिया। अब तुम खुद देखो A की अननोन रह गया बस केवल, तो यहाँ से A तो तीनों में कॉमन आके कैंसिल हो गया और ये x और 2x हो गया 3x। इसका मतलब कितनी आसानी से अपन ने PB की लेंथ निकाल दी इन टर्म्स ऑफ x 3x। इसका मतलब ये PB जो है ये कितना होगा 3x होगा। अब क्या बोला था, अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया भैया। PA अपॉन PB, PA कितना है नोटेशन में x, PB कितना है 3x। तो जिस बच्चे को टॉल्मी थ्योरम आती थी उसके लिए तो भैया ये क्वेश्चन मक्खन के जैसा था, राइट, बड़ी आसानी से हो जाएगा। बस टॉल्मी थ्योरम याद रखें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देयर आर 2025 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 से लेके 2025, 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा हुआ है। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द सिलेक्टेड कार्ड लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 25 व्हेन डिवाइडेड बाय 2025। मतलब जो चूज किया हुआ नंबर है, जो सिलेक्टेड नंबर है कार्ड पे, वो क्या होना चाहिए कि जब मैं उसको 25 से डिवाइड, मतलब 2025 से डिवाइड करने ले जाऊं तो वो 25 रिमाइंडर देना चाहिए। तो यहाँ पर हमें पता है कि डिविडेंड का काम कौन कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहे हो 2025 को, तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर, मतलब वो नंबर की बात चल रही, तो मैंने नंबर n ले लिया। क्वोशिएंट मैंने कोई Q क्वोशिएंट मान लिया, नंबर इनटू क्वोशिएंट, और रिमाइंडर कितना आना चाहिए बच्चों 25। अब जरा देखो कि नंबर आपने n सिलेक्टेड कार्ड पे नंबर n लिया और उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि जब वो 2025 को डिवाइड करने जाए 25 रिमाइंडर छोड़ना चाहिए। तो फिर तो हमारे पास नंबर की इक्वेशन आ गई। अगर इक्वेशन आ गई तो यहां से इस 25 को इधर ले जाके मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2000 इज इक्वल्स टू नंबर इनटू Q। तो यहां से मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि ये जो नंबर n होगा ना सर, ये इसके डिवाइजर में से ही होना चाहिए 2000 के। यही है मेरे पास ऑप्शंस। तो अगर मैं 2000 के डिवाइजर देखूं, डिवाइजर्स ऑफ 2000, तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक एक काउंट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों कि अगर कोई नंबर n है जिसको मैं प्राइम नंबर 1 की पावर a, प्राइम नंबर 2 की पावर b, प्राइम नंबर 3 की पावर c ऐसे करके लिख पाऊँ कोई भी कंपोजिट नंबर को, तो टोटल उसके फैक्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, पावर्स जो होती हैं +1 और उन सब का प्रोडक्ट।
और ये कहाँ से आया, तो इसका भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है नंबर सिस्टम के नाम से, ओलंपियाड वाली सीरीज में, उसमें जाके आप देख सकते हो। तो इसका मतलब मेरे को 2000 को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 2000 हो गया 2 इंटू 10 की पावर क्यूब, है ना। 10 की पावर क्यूब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 की पावर क्यूब। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। इसका मतलब इसके टोटल डिवाइजर्स कितने हो गए, टोटल डिवाइजर्स हो गए इसके पावर +1, मतलब 4 + 1 और 3 + 1। तो डिवाइजर्स बच्चों मेरे पास कितने आ गए, 5 4 20 डिवाइजर्स इसके टोटल। तो आंसर 20 टिक कर दें एक्सेप्टेबल केसेस में, नहीं। क्यों, क्योंकि वो 25 रिमाइंडर छोड़ना चाहिए, रिमाइंडर छोड़ना चाहिए। इसका मतलब वो सारे डिवाइजर्स हमें इसमें से हटाने हैं जो कि 25 से छोटे हैं, क्योंकि अगर 25 से छोटा नंबर होगा तो कभी 25 रिमाइंडर छोड़ेगा क्या, नहीं। तो अब हमें वो देखने पड़ेंगे कि डिवाइजर्स ऑफ 2000 लेस देन 25, कि 25 से लेस डिवाइजर्स कौन कौन होते हैं। तो एक तो 1 डिवाइड करता है 2000 को, 2 करता है, 4 करता है, फिर उसके बाद 6 करेगा क्या, तो देख लो इसको, नहीं 6 नहीं करेगा क्योंकि 3 आ ही नहीं रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में। फिर 8 करेगा आपका, राइट। 8 के बाद 10 भी करेगा आपका, 10 के बाद 12 नहीं करेगा, 12 13 भी नहीं है, 14 नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 करेगा, है ना। फिर 17 18 को चेक करने की जरूरत नहीं, 19 को चेक करनी, 20 बिल्कुल करेगा। फिर 21 22 23 24 25 25 से लेस, ठीक है। यहाँ तक आगे बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 हमारे हट गए यहाँ से। और भी 2 नंबर होने चाहिए, 5 भी तो करेगा क्योंकि 5 का तो नंबर लिया ही नहीं अपन ने। तो एक तो 5 भी करेगा, और कौन सा छूट गया, एक और देखो, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 20 25 भी हटाना पड़ेगा क्योंकि 25 भी 25 रिमाइंडर थोड़ी नहीं छोड़ पाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये ऐसे 9 फैक्टर्स हो गए जो कि हमारे ऐसे फैक्टर्स होंगे 25 से छोटे लेकिन 2000 को डिवाइड करने वाले। इसका मतलब अब हमारे पास एक्सेप्टेबल केसेस या फेवरेबल केसेस कितने आ गए बच्चों, टोटल थे आपके पास 20 फैक्टर, 20 में से 9 ऐसे हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, मतलब 11 तो हो गए एक्सेप्टेबल। टोटल कार्ड्स कितने हैं, तो टोटल तो वापस 2025 है ही सही हमारे पास। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो रिक्वायर्ड है, मान लो वो इवेंट ए मान लिया, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास, एक्सेप्टेबल, मतलब 11 अपॉन टोटल, टोटल कितना 2025। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, सॉरी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है वो देखते हैं। इसने बोला ABCD इज अ पैरेललोग्राम, E इज अ पॉइंट विच लाइज ऑन डायगोनल AC। डायग्राम बना लेते हैं। ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसको मैं थोड़ा सा और इधर लेके चलता हूँ। ओके, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम बन गया अपना, जहाँ पर डायगोनल AC पे एक पॉइंट E है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सच दैट EC इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ AE। तो अगर मैं E पॉइंट को यहाँ ले लूँ इस पॉइंट पे, तो जो EC होगा अगर इसको x मान लिया तो ये 1/5 ऑफ AE होगा। 1/5 में इसका मतलब ये 5x हो जाएगा, तभी तो 5x का 1/5 x आएगा। तो ये सिंपल नोटेशन ले लिया अपन ने। अब इसने क्या बोला है कि DE को अगर मैं आगे मिलाता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, तो ये AB को कहीं प्रोड्यूस करने पे पॉइंट F पे मिल रहा है। तो ये F पे मिल गया, यहाँ तक हो गए, अपन पहुँच गए। अब इसने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ CD टू FB, CD और FB का रेशियो निकालना है। ऑल राइट, तो बच्चों एक काम करते हैं, इसमें सबसे पहले तो तुम ये देखो कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल DCE, और एक जो बॉटम ट्राइंगल है AEF, ये दोनों के दोनों सिमिलर नज़र आ रहे हैं। सिमिलर क्यों नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये इसके ऑल्टरनेट एंगल के इक्वल होगा, ऐसे ही ये F पे बनने वाला एंगल D के इक्वल होगा ऑल्टरनेटली। तो यहाँ से मैंने कंक्लूड कर दिया कि ट्राइंगल DCE इज सिमिलर विद ट्राइंगल D के साथ है FE, पीछे आएगा तो ये हो जाएगा FAE। और कौन सा क्राइटेरिया लगाया अपन ने, यूजिंग AA क्राइटेरिया। अगर AA क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है तो मेरे को देखो, एक तो EC और AE का रेशो पता है, तो मैं लिख देता हूँ कि EC अपॉन AE
मस्ट बी इक्वल टू, अच्छा EC के रेस्पेक्ट में मेरे को DC नजर आ रही है उसी ट्राइंगल में, और DC के रेस्पेक्ट में मुझे AF नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा EC और AE ये तो दोनों अपन ने मार्क किए हैं, ये तो है x और 5x, इसका मतलब बेसिकली ये 1/5 हो गया, राइट। अब इसको मैं रेसिप्रोकल करके ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि AF अपॉन DC जो होगा वो 5/1 के इक्वल होगा, राइट। AF को मैं ब्रेक करके लिखना चाह रहा हूँ AB प्लस BF, यहाँ तक भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, डिवाइडेड बाई DC इज इक्वल्स टू 5:1। और ये जो AB है ये तो पैरेललोग्राम की साइड है ना, तो AB और CD तो इक्वल होंगी, ऑपोजिट साइड्स हैं, तो इसको मैं CD से ही रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा CD प्लस BF अपॉन CD इज इक्वल्स टू 5:1। अब यहाँ पर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसको एक काम करते हैं, ब्रेक करके लिख दें, हमारा ऑप्शन दिखना चाहिए हमको आंसर में, हमें चाहिए कि हम साइड में लिख देते हैं, हम लिख देते हैं CD अपॉन BF निकालना है अपने को, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर वैसे तो नज़र आ जाना चाहिए आंसर कि अब हमने क्या किया, इसको ब्रेक करके लिखा, तो ये तो हो गया 1 प्लस BF अपॉन CD, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 5/1 के इक्वल आ गई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि BF अपॉन CD जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 में से ये +1 को इधर कर दें तो -1, दैट इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब CD अपॉन BF की वैल्यू पूछी थी अपने से, तो वो कितना हो गया, रेसिप्रोकल करने के बाद 1:4, तो आंसर कितना आ जाएगा 1:4 CD अपॉन BF, ठीक है। मतलब अगर हम थोड़ा सा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा लें तो ये क्वेश्चन आसानी से हो रहा है। पहले सिमिलैरिटी लगाया, फिर इस AF को AB निकाल के देखा और AB को CD से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमें सिर्फ CD और BF की रिक्वायरमेंट थी। तो जिन कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है हम क्वेश्चन को उसी तरह से आगे लेके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि देर आर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहले दे रखा है ax² प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक नंबर 1 है। दूसरा बोला है ax² प्लस 8 टाइम्स ऑफ bx प्लस 7c इक्वल टू 0। और इन दोनों क्वाड्रेटिक में क्या बोला है कि देर इज अ कॉमन रूट, तो बताइए ABC किस में होंगे। अच्छा दोनों में कॉमन रूट है एक, तो मैंने मान लिया दोनों का जो कॉमन रूट अपन सोच के चल रहे हैं वो लेट सपोज अल्फा है। तो अगर अल्फा इन दोनों का कॉमन रूट है तो अल्फा इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा इक्वेशंस को। तो इसका मतलब मैं x की जगह पुट कर सकता हूँ अल्फा को। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, a² प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, a² प्लस 8b प्लस 7c इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन बन गई और मुझे कॉमन रूट दे रखा है, तो एक काम करता हूँ मैं इक्वेशन 1 में से 2 को घटाई देता हूँ सीधा सीधा, इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ। तो ये α² एलिमिनेट हो गया, 8 में से 2 गया तो ये बनेगा माइनस का 6b, ऐसे ही ये बनेगा माइनस का 6c इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने पे क्या आना चाहिए, 6b माइनस का जो है वो इक्वल आना चाहिए 6c के। यहाँ पर 6 से 6b कैंसिल हो गया, इसका मतलब जो कॉमन रूट अपन ने अल्फा लिया था वो आ गया बच्चों माइनस का c/b। बस ये अपना काम हो गया, कॉमन रूट आ गया -c/b। और फिर बोला है कि ABC किस में होंगे। तो अब हम ये बोल सकते हैं क्या कि इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ, मान लिया पहली एक्सप्रेशन ही ले लें अपन, ax² प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका मतलब अल्फा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, अल्फा की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रखूँ तो अल्फा कितना निकल के आया, माइनस का c/b। तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन में -c/b से सेटिस्फाई करा दिया, तो प्लस का c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा, ac²/b²। अच्छा यहाँ पर b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का 2c प्लस का c इक्वल टू 0। ये दोनों मिलके माइनस के c बनेंगे, जो इधर आ जाएगा प्लस c बन जाएगा, है ना। हम इसको एक आधा स्टेप स्किप करके कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा c से ये c कैंसिल हो गया, 1 टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे निकल के आया b² इज इक्वल्स टू ac। और b² इज इक्वल्स टू ac किसकी किसके एक्सप्रेशन होती है, gp की, कि जब abc gp में होते हैं तो b² ac के इक्वल होता है। अगला जो सेगमेंट है वो हमारा मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस का है ना। जैसा मैंने आपको बताया था कि 3 हमारे मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस हैं।
पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला ए बी सी डी इज अ रोम्बस वेयर ए सी इज इक्वल्स टू 10, बी डी इज इक्वल्स टू 10√3। अच्छा, अगर ए सी हमारे पास 10 है और बी डी 10√3 है और दोनों ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों लेंथ अगर अपन देखें तो ये 5 हो गया, यहाँ पर भी 5 हो गया, ए सी 10 और बी डी जो है वो है 5√3 और 5√3 ईच। तो ये 5√3 यहाँ पर भी लगा दिया और ये 5√3 यहाँ पर भी लिख दिया। डेटा हम यहीं पर इंसर्ट करते जाएंगे ताकि हमें कन्फ्यूज़न नहीं हो। अच्छा, ये एक रोम्बस है तो डायगोनल जो है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होंगे, तो ये 90 डिग्री भी अपन ने बना दिया यहाँ पर। नाउ अ सर्कल इज ड्रॉन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स ए ई बी। ए ई बी से पास होता हुआ एक सर्कल बनाया तो सर्कल भी बन गया। अच्छा, अगर ए ई बी से पास हो रहा है और अगर ई पे 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब पक्के से ए बी डायमीटर होगा, और अगर ए बी डायमीटर होगा तो ये जो सेंटर पॉइंट ओ है ये आपको रेडियस भी देता हुआ नजर आ जाएगा, वो भी अभी अपन निकालते हैं रेडियस कैसे निकालना है। स्ट्रेट लाइन ई एफ इज ड्रॉन पैरेलल टू ए बी। ई से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है पैरेलल टू ए बी। अच्छा, ई से जो लाइन ए बी के पैरेलल ड्रॉ होगी वही सी डी के भी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये रोम्बस है। और अगर इस ई एफ को मैं पीछे की डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता हूँ तो ये पॉइंट जी पे मुझे मिल गई। तो ये तो हमारा डायग्राम का काम हो गया। अब इसने क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट एंड ऑल्सो देयर इज अ पॉइंट पी लाइज इनसाइड द रोम्बस। कहीं पर इंसर्ट कर देंगे अभी अपन। ऑप्शन ए देखते हैं कि ओ इज टू बी सी 1:2 होगा, ये ट्रू है या नहीं। तो पहले तो ओ ई पे फोकस करते हैं। ऑल राइट, तो पहले तो अपन एक काम कर लेते हैं। हमें यहाँ पर बच्चों ऐसा दिख रहा है क्या कि इन ट्राइंगल ए ई बी, मैं देखो सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं साइड निकालने की कोशिश कर रहा हूँ रोम्बस की। तो इन ट्राइंगल ए ई बी मैंने इसको इस तरीके से लिखा कि एंगल ई जो है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब ए बी का जो स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम से वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते जाना तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान लगेगा। ये बन गया 5 का स्क्वायर 25, 5 इंटू √3 का स्क्वायर मतलब 75, दोनों मिलके हो गए 100। तो यहाँ से बच्चों मेरे पास ए बी की लेंथ निकल के आ गई 10 यूनिट्स। अगर ए बी 10 है मतलब मेरे को रोम्बस की सारी साइड 10 मिल गई, ठीक है। तो ये सारी साइड्स हमारी 10 आ गई। अब अगर 10 है तो रेडियस कितनी हो गई हमारी 5 और 5, क्योंकि ओ मिड पॉइंट है और ए बी जो था वो डायमीटर लिया था अपन ने। तो अगर मेरे को ओ ई की लेंथ चाहिए तो अब फिर दिमाग लगाएं कि इन ट्राइंगल ए ई बी ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। ओ इज, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। और हमें पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर अपन हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट लेते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो तीनों वर्टाइसेस से सेम डिस्टेंस पे होता है। अगर तीनों वर्टाइसेस से सेम डिस्टेंस पे होता है तो इस डायग्राम में यहाँ पर 5 यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब ये ओ से लेके ई तक जो हो जाएगा ये भी कितना लेंथ हो जाएगा 5। तो ओ इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। सो यूजिंग द प्रॉपर्टी व्हाट वी कैन से कि ओ से लेके ई तक की जो लेंथ होगी वो होगी 5 सेंटीमीटर। फिर बी सी जो होगा वो तो साइड ऑफ रोम्बस है जो कि ए बी के इक्वल है, जो कि 10 दे रखा है। अब हमें क्या चाहिए था, हमें पहले ऑप्शन ए के लिए चाहिए था ओ ई अपॉन बी सी। तो ओ ई अपॉन बी सी इज 5/10 और 5/10 इज 1:2। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द ट्रू ऑप्शन, करेक्ट हो गया। फिर इसने बोला है कि बी से लेके एफ तक 5 सेंटीमीटर होगा। ये बी से लेके एफ तक या बी से एफ तक ये वाली जो लेंथ होगी ये 5 होगी। तो ये तो नजर आ जानी चाहिए आपको 5 होगी। क्यों होगी आप खुद देखें। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये वाला जो फिगर है, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फिगर ए बी एफ जी विल बी अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम क्यों हुआ, क्योंकि देखो ई एफ पैरेलल था ए बी के, तो इसका मतलब जी एफ भी पैरेलल होगा ए बी के, और ए जी तो पैरेलल है ही सही बी एफ के। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक पैरेललोग्राम हो गया। और उस पैरेललोग्राम में अगर ई मिड पॉइंट है, मतलब अगर ओ मिड पॉइंट है ए बी का, तो ई भी सिमेट्री से मिड पॉइंट दिख रहा है मेरे को जी एफ का। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी जो होगा वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, ए बी वुड बी इक्वल टू जी एफ, राइट। और जी एफ हो जाएगा हमारे पास 10 यूनिट्स का, ठीक है। अब बी एफ पे निकालते हैं अपन। तो बी एफ के लिए मेरे को साफ साफ नजर आना चाहिए कि अगर ट्राइंगल
हम ले लें ए बी सी, ए बी सी में लाइन ई एफ जो है, लाइन ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के, और ई से पैरेलल लाइन जा रही है, तो एफ जो होगा वो बेसिकली बी सी का मिड पॉइंट होगा। तो मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का अगर अपन कन्वर्स लगा दें तो इससे मेरे को क्या प्रूव हो जाएगा कि एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब बी सी कितना था 10, तो फिर मेरे पास बी एफ कितना हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये भी ऑप्शन बी भी ट्रू हो गया। यहां तक हो गया अपना क्वेश्चन। अब ऑप्शन सी पे चलते हैं। इसने बोला है कि अब आप बता दो कि पॉइंट पी अगर इस पूरे फिगर के अंदर है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ट्रेपेजियम ए ई बी एफ के ही अंदर होगा। तो हम ए ई बी एफ को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ये हो गया आपका ए बी एफ ई, ये एक ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम के ही अंदर आना चाहिए। तो इस ट्रेपेजियम के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं ऑप्शन सी के लिए कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो होगा कि ये जो पॉइंट पी है ये इनसाइड है, मान लो इसको इवेंट ए मान लिया, तो वो क्या होगा, वो होगा बेसिकली कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रोम्बस। समझना अच्छे से, क्या बोला मैंने कि अगर मैं रोम्बस के एरिया को मैं लेके चलूँ सैंपल स्पेस पूरा और ट्रेपेजियम के अंदर आना चाहिए, मतलब वो मेरा फेवरेबल केस हो गया। तो फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस वुड बी द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, रोम्बस का एरिया तो पता है अपने को, एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा हाफ ऑफ डी वन इंटू डी टू। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ डी वन, डायगोनल वन कितना है 10, डी टू कितना है 10√3। तो ये हो गया मेरे पास सीधा सीधा 50 टाइम्स ऑफ √3। ये तो मेरे पास क्या हो गया, एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए मुझे इसकी हाइट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब जो डायग्राम मेरे को चाहिए उसको मैं नीचे अलग से बनाता हूं बच्चों। ऑप्शन सी के लिए मेरे को एक तो चाहिए ए बी की लेंथ, ए बी से मेरे को ये एफ नजर आना चाहिए, एफ से ई तक जाना है और ई से ए को मिला लेना है। अच्छा, यहाँ पर मुझे और क्या क्या डेटा दे रखा है जो कि मेरी हेल्प कर सकता है। एक तो बी ई मेरे पास है यहाँ पर, एक बी ओ भी मेरे पास है यहाँ पर मिड पॉइंट, और ये ए इस पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। अच्छा, ए से लेके ई तक मेरे को 5 लेंथ दे रखी है, एक बार चेक कर लेते हैं। ए से लेके ई तक यस 5 है और ई से लेके बी तक 5√3 है। ये डायग्राम अपन इसलिए नीचे बना रहे हैं ताकि अपने को बार बार ऊपर वाले डायग्राम की हेल्प ना लेनी पड़े। तो ये हो गया आपका 5√3। मुझे चाहिए इस ट्रेपेजियम का एरिया। तो ट्रेपेजियम के एरिया के लिए देखो, ये तो ई एफ तो 5 हो ही जाएगी क्योंकि ई मिड पॉइंट था, एफ मिड पॉइंट था, तो ये बी सी का ए बी का हाफ होगा। ये मेरे को 10 दे ही रखा है। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब हाइट मुझे इसकी निकालनी है, मेन जो हमको टारगेट है ना वो हाइट का है। तो ये मैंने इसकी हाइट यहाँ पर मान ली, ये हाइट निकालनी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई बी से हाइट निकल के आ जाएगी इसकी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई बी क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं बेस ले रहा हूँ ए बी तो उसके रिस्पेक्ट में हाइट क्या होगी, तो वो तो एच मैंने माना, और वही एरिया किसके इक्वल होगा, इसी ट्राइंगल में अगर मैं बेस ले लूँ ई बी तो उसके रिस्पेक्ट में हाइट कितनी है, तो वो तो ए ही मेरे को बना के दे रखी है। तो यहाँ से बच्चों हाइट का कंपोनेंट निकल जाएगा। ए बी कितना है 10, हाइट टू बी फाइंड, ई बी कितना है 5√3 और उसके साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से ये 2 टाइम हो गया। तो हाइट जो हमारे पास निकल के आई है वो आई है 5/2 टाइम्स ऑफ या 5√3 डिवाइडेड बाय 2। अगर हाइट आ गई तो फिर तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी आ गया अपने पास। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब 10 और 5 15 इनटू हाइट। हाइट कितनी है 5 टाइम्स ऑफ √3 डिवाइडेड बाय 2। अभी मैंने आपको बताया था क्या कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना निकला है, हाफ ऑफ 15 इंटू 5√3 डिवाइडेड बाई 2। और एरिया ऑफ रोम्बस अपना कितना निकला था, तो एरिया ऑफ रोम्बस निकला था हाफ ऑफ d1 इंटू डी2 से
चलो उसको लिख ही देता हूँ। हाफ ऑफ D1 अपना आया था कितना 10, D2 कितना आया था 10 टाइम्स ऑफ √3। अब देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ भी कैंसिल हो गया, ये आ गया 15 इंटू 5 तो ऊपर रह गया, 2 नीचे आ जाएगा तो 2 इंटू 10 नीचे रह गया अपने पास। यहाँ पर ये हो गया आपके पास 3 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया आपके पास 1 टाइम, ये हो गया आपके पास 2 टाइम्स। सो बेसिकली वी गॉट 3/8। तो प्रोबेबिलिटी कि वो जो पॉइंट है वो ट्रेपेजियम के अंदर आए वो आता है 3/8। अब ऑप्शन में अपने को क्या दे रखा है वो भी देखते हैं अपन, 0.375। यस, 3/8 को अगर अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो वो 0.375 ही आएगा। अब अगला क्या बोला इसने, अगला बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंट P लाइज इनसाइड ट्राइंगल EFC। ट्राइंगल EFC कौन सा है, ये रहा ट्राइंगल EFC। देखो ये EFC ये वाले ट्राइंगल के अंदर आना चाहिए। तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालें, तो हमें ये तो समझ में आना चाहिए कि इसको डायग्राम को नीचे ही मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि वहीं पर अपना एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। EFC के अंदर चाहिए अपने को, राइट। थोड़ा सा लेंदी ज़रूर जा रहा है क्वेश्चन, लेकिन बच्चों मल्टीपल करेक्ट है, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये EFC भी बना देते हैं अपन यहाँ पर, EF, और ये C यहाँ पर आगे चला जाएगा। इस ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए अपना पॉइंट, ये हमारे पास एक्सेप्टेबल केसेस है, और टोटल तो पूरा अपना रोम्बस हो गया। तो मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता हूँ क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल EFC निकालना है, तो यहाँ तो मुझे नज़र आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल EFC जो होगा, क्योंकि देखो F मिड पॉइंट है, तो अगर मीडियन EF लें, हम कौन सा ले रहे हैं ट्राइंगल EBC, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल EBC F इज मिड पॉइंट, और हमें पता है कि अगर F मिड पॉइंट हो गया तो इसका मतलब EF जो होगा वो मीडियन की तरह काम करेगा, एंड मीडियन डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 2 पार्ट्स विच आर इक्वल इन एरिया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल EFC जो होगा वो बेसिकली हाफ ऑफ ट्राइंगल EBC होगा, और हाफ ऑफ ट्राइंगल EBC तो बड़ी आसानी से निकल के आ जाएगा ना, EBC का एरिया तो वही होगा ना, EBC में बेस कितना ले लिया, EB ले लिया 5√3, और हाइट कितनी ले ली, हाइट तो 5 है ही सही ना। तो ये जो EBC का एरिया था इसका भी हाफ, तो ये तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट EBC का एरिया है, और इसका भी हाफ क्या होगा EFC। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया एक्सेप्टेबल केसेस। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वीडियो पॉज करें, पेन और पेपर उठाएं, पेन और पेपर से देखें कि यार ये EFC का एरिया कैसे निकल के आ रहा है, राइट। मैं एक बार फिर से हिंट दे देता हूँ। मैंने देखा कि जो EFC है उसका मिड पॉइंट, मतलब जो EBC है उसका मिड पॉइंट जो है F है, इसका मतलब EF जो होगा वो मीडियन की तरह काम करेगा, मतलब आधा आधा एरिया बन जाएगा। अब इसका एरिया EBC का कंप्लीट, वो तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट से आ ही रहा है क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री दे रखा है, बस उससे मैंने एरिया निकाल दिया। तो फिर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बच्चों, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई एरिया ऑफ ट्राइंगल EFC, क्योंकि उसके अंदर आना चाहिए पॉइंट, और किस में, रोम्बस है टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस। तो ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ 25 टाइम्स ऑफ √3, और नीचे मेरे पास क्या हो गया हाफ ऑफ D1 इंटू D2, तो हाफ ऑफ 10 इंटू √3। तो ये √3 से √3 तो कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 25 जो है ये दोनों के 5 उड़ा देगा, तो ये 2 और 2 हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास आ गया 1/4, नीचे आ गया हमारे पास हाफ ऑफ D1 इंटू D2, तो ये हो गया 1/8, 1/8 से ऊपर चला जाएगा ये। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर हो गई अपने से, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ ऑफ 5√3। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, डायग्राम देखते हैं अपन। यहाँ पर रोम्बस का एरिया तो था ही सही, हाफ ऑफ D1 इंटू D2, 25 जो है 5 को 2 कर देगा। अच्छा एक 2 ऊपर आएगा ना यार, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अपनी 1/8। सिर्फ यहाँ पर मैनिपुलेशन में परेशानी थी। तो अगर ये पॉइंट इसके अंदर आना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी क्वेश्चन में, 1/8। चलो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन इज 1/8 ट्रू। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए तो क्या हो गया, इस क्वेश्चन के लिए तो सारे ही ऑप्शन ट्रू हो गए। तो आंसर इज ABCD। टाइम बहुत लगा, लेकिन ये ज्योमेट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पेन और पेपर पे वापस से करके देखना पूरे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। गिवन दैट के
is a number of distinct ordered pair x and y which satisfy the given equation। मतलब क्या बोल रखा है कि दो इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3xy। इनको सेटिस्फाई करने वाला जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, क्योंकि इससे x और y तो निकाल ही सकते हैं, वो होगा, उसका जो काउंट होगा वो k है। तो पहले तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। तो यहाँ से y कैंसिल हो गया जोड़ने पे, तो 2x इज इक्वल्स टू 4xy हो गया। इसका मतलब यहाँ से एक तो मेरे को, अगर मैं x को कॉमन ले लूँ, मतलब मैं इसको एक काम करता हूँ, नंबर से नंबर कट कर देता हूँ 2, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 0। आई एम टेकिंग x एज अ कॉमन, तो 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो इससे क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं? इससे ऑप्शन आ रहे हैं कि x या तो 0 होगा या फिर y जो है 1/2 होगा। देखो पहले ब्रैकेट को x को 0 करो तो 0 हो गया। अच्छा, y को अगर 1/2 लिखेंगे 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 से, तो y 1/2 आ जाएगा। अब अगर x 0 है तो पहली इक्वेशन में रख दो, इफ x इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से तो y भी 0 हो गया। तो इसका मतलब पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गया? जब x 0 है तो y 0 आ गया। अच्छा, y इज 1/2, तो पहली इक्वेशन में रख दो 1/2, तो x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ x। इसको मैं इधर ले लेता हूँ, तो 1/2 x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, सो x बिकम -1। तो मेरे पास दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गया x, y में -1, 1/2। अच्छा, तो इन दोनों इक्वेशंस को कितने ऑर्डर्ड पेयर ने सेटिस्फाई किया? सर एक तो 0 0 ने सेटिस्फाई किया, एक -1 और 1/2 ने सेटिस्फाई किया। कितने ऑर्डर्ड पेयर मिले? 2। इसका मतलब क्वेश्चन ने वही बोला था कि जितने ऑर्डर्ड पेयर इसको सेटिस्फाई करेंगे वो k की वैल्यू है। तो अब अगर k की वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो हमें बोला है देन k इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि k किस किस का रूट होगा। तो ऑप्शन ए दे रखा है x² माइनस 3x प्लस 2। अच्छा, x² माइनस 3x प्लस 2 को x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 लिख सकते हैं, और x इक्वल्स टू 2 इसका रूट है क्या? बिल्कुल है। तो ये तो हो गया पहला ही ट्रू। फिर उसके बाद ऑप्शन बी पे चलते हैं। बी ने क्या बोला? x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 हो रहा है। k इज इक्वल्स टू 2, मतलब x इज इक्वल्स टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं, रूट ही नहीं है, क्योंकि फैक्टर दिख ही नहीं रहा है। सी देखते हैं, x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसकी स्प्लिटिंग करेंगे तो -4 और -2 हो जाएगा। तो ये बेसिकली हो गया x माइनस 4 एंड x माइनस 2। अब यहाँ पर 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो इसका मतलब ये इसका रूट होगा। डी भी देख लेते हैं। डी क्या है? x² माइनस 7x प्लस 12, जिसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। क्या इसमें 2 सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। तो ऑप्शन कौन कौन से ट्रू हो गए? तो ऑप्शन आर ए एंड सी। अच्छा क्वेश्चन था, केवल सिंपल सी इक्वेशन सॉल्व कराई, जितनी वैल्यूज उसको सेटिस्फाई कर रही है वो k की वैल्यू हो गई, तो k आ गया 2। अब आपसे पूछा है 2 किस किस का रूट है, बस तो बस सीधा सीधा अपन ने फैक्टराइज करके देख लिया। आप सीधे वैल्यू ड्रॉप करके भी कर सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें अपने को क्या बोला है? इसमें अपने को बोला है ABCD इज अ रेक्टेंगल जहां पर लेंथ इज L, ब्रेड्थ इज B। ठीक है, नाउ द ब्रेड्थ इज 2/7 ऑफ L। तो मैंने मान लिया कि ये जो ब्रेड्थ है ये 2/7 ऑफ L है। तो अगर मैंने लेंथ को L ले लिया इस रेक्टेंगल के लिए, तो ब्रेड्थ हो जाएगी 2L/7। राइट, नाउ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अच्छा, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 2L/7 है, इसमें L/7 इधर चला जाएगा, L/7 इधर चला जाएगा। और अगर ये एक रेक्टेंगल है तो ये 90 है। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें अपन इसको यहाँ पर क्रैक कर सके उतना कर देते हैं। तो अगर मैं BPR को देखता हूँ तो BPR एक क्वाड्रेंट दिख रहा है मुझे, तो ये तो बेसिकली रेडियस के इक्वल होगा और ये भी रेडियस के इक्वल होगा। क्वाड्रेंट्स की तो रेडियस दिखी जाएगी L/7 L/7। अच्छा, ऊपर भी अगर एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लूँ थोड़ा सा, और ये एक रेडियस बना दूँ इसकी, समझना। तो ये जो 2L/7 थी तो ये भी L/7 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ये L/7 हो जाएगी लेंथ। और एक पॉइंट और अपन लेना चाहें तो ये XQ, और इसको मैं यहाँ से ऐसा ज्वाइन करता हुआ बनाता हूँ, तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री पे कट करेगा। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ काम आएगा, चलो वन बाय वन करते हैं। पहला CR इज टू AB निकाल के बताओ अब इसमें। अच्छा, आगे का क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। P इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB एज शोन इन द फिगर। APQ एंड BPR आर टू क्वाड्रेंट, जैसा मैंने अभी बोला APQ एंड BPR आर द क्वाड्रेंट्स, व्हाइल CXD इज अ सेमी सर्कल एंड विद X एज अ मिड पॉइंट।
ऑफ द आर्क, तो ये x मिड पॉइंट है तो वही रेडियस से मिलके बनेगा। देन सी आर, अच्छा चलो डायग्राम देखो सी आर, तो सी आर को ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक एक लेंथ निकालते हैं। सी आर को मैं बोल रहा हूँ कि सी बी में से बी आर को घटा दो तो सी आर निकल के आ जाएगा। अब सी बी लेंथ कितनी है एल, एल में से क्या घटा दो, बी आर को घटा दो तो वो जाएगा एल बाय 7। अगर एल बाय 7 को घटा दिया अपन ने तो ये हो जाएगा 6l/7। अच्छा सी आर आ गया। अब ए बी को देखो, ए बी कितना है अपना, तो ए बी तो 2l/7 है ही सही ना। तो अगर मुझे सी आर अपॉन ए बी निकालना है बच्चों, रेशो निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, सी आर है 6l/7, ये है 2l/7, बाय 7 से बाय 7 एल से एल कैंसिल, तो ये हो गया 3:1। इसका मतलब ये तो बड़ी आसानी से ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन बी के लिए चलते हैं। ऑप्शन बी ने क्या बोला है कि एक्स क्यू इज टू ए क्यू, तो ए क्यू तो हमारे पास l/7 दे ही रखा है, सिर्फ एक्स क्यू और निकालना है। अच्छा एक्स क्यू निकालने के लिए इस पॉइंट को एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर y मान लेता हूँ, एक्स वाई को। तो मुझे बच्चों ये दिखना चाहिए ऐसा सा ट्राइंगल, मैं साइड में बना रहा हूँ, ये एक ट्राइंगल मुझे नज़र आना चाहिए जिसमें ये q है, ये y है और ये x है। और अगर मुझे ये ट्राइंगल नज़र आ रहा है तो एक्स वाई की लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, दिमाग लगाएं। अगर मैं ये L में से, मैं यहाँ पर एक्स वाई लिख रहा हूँ, कि अगर टोटल लेंथ L में से मैं 2 टाइम्स ऑफ l/7 घटा दूँ, इसको साइड में देखो, ये जो एक्स वाई होगा ये बेसिकली, इसको मैं पॉइंट आर एस ले लेता हूँ यहाँ पर, ये एस ले लेता हूँ, तो जो एक्स वाई होगा वो बेसिकली आर एस के तो इक्वल होगा। और आर एस को क्या लिख सकता हूँ, ये l/7 ऊपर नीचे के हटा दो अब इसी में से, तो ये हो जाएगा 5l/7, ये तो एक्स वाई की लेंथ हो गई। अच्छा क्यू वाई, तो क्यू वाई तो सिमेट्री से दिखना चाहिए, क्यू वाई कितना निकलेगा सर, जो l/7 नीचे लिखा हुआ है वही आपका क्यू वाई होगा, तो ये क्यू वाई की लेंथ हो गई l/7। तो यहाँ से मेरे पास क्यू वाई भी निकल के आ गया, क्यू वाई इज इक्वल्स टू l/7। अगर ये l/7 है और अगर ये 5l/7 है तो पाइथागोरस थ्योरम से एक्स क्यू निकल के आ जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि एक्स क्यू का जो स्क्वायर होगा वो बेसिकली 5l/7 का स्क्वायर प्लस l/7 का स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा 25 से 26, तो ये हो जाएगा 26l²/49, ये हो जाएगा एक्स क्यू का स्क्वायर। हमें तो एक्स क्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लें, तो √26l/7, ये आ गया एक्स क्यू। अब क्या पूछा था, एक्स क्यू अपॉन ए क्यू, तो यहाँ पर अब मैं कर रहा हूँ, तो एक्स क्यू अपॉन ए क्यू की लेंथ, तो एक्स क्यू कितना आया, √26l/7 डिवाइडेड बाय ए क्यू कितना निकाला था अपन ने सर, ये तो l/7 है, l/7 से l/7 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया √26:1। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो ट्रू, ए और बी दोनों ट्रू हो गए। अब आते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी ने क्या बोला, एक्स क्यू आर ऐसा बना देते हैं, तो एक्स क्यू आर जो होगा ये एक स्केलन ट्राइंगल होगा। अब ये तो सिमेट्री से नजर आना चाहिए फिगर में कि अगर आप एक्स क्यू को देखते हैं, एक्स क्यू को, तो वो तो एक्स आर के इक्वली तो दिख रहा है। जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम लेफ्ट ट्राइंगल में लगाई है वैसे राइट ट्राइंगल में लगा लें, और अगर दो साइड इक्वल हो गई तो ये तो स्केलन हो ही नहीं सकता। ये भी खत्म हो गया। अब फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ ने क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो मैं यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि सबसे पहले तो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वुड बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है l, ब्रेड्थ कितनी है 2l/7, तो बेसिकली ये आ गया 2/7 टाइम्स ऑफ l²। ये तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि जो शेडेड रीजन होगा वो शेडेड रीजन में एक काम करें कि जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में से एक सर्कल माइनस कर दें। सर एक सर्कल क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये 1/4, ये 1/4 और ये हाफ, सेमी सर्कल ऊपर है, ये 1/4 को जोड़ दें तो ये भी सेमी सर्कल हो जाएगा, दोनों मिलके पूरा सर्कल बना देंगे। तो कुल मिला के रेक्टेंगल में से सर्कल हटा देते हैं। तो रेक्टेंगल कितना है, तो 2l²/7 है रेक्टेंगल, तो उसमें से सर्कल हटा दें तो πr²। रेडियस कितनी है l/7, तो l/7 का स्क्वायर, राइट। और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये l² कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास पहले वाले में तो 2/7, या फिर by7 भी एक कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो पहले वाले में आ जाएगा 2 और दूसरे वाले में आ जाएगा माइनस का π/7, राइट।
ये इक्वेशन 1 रेक्टेंगल का एरिया, ये इक्वेशन 2 शेडेड एरिया। हमें बोला है फाइंड द रेशो ऑफ दीज टू एरियाज, ठीक है। तो एक काम करते हैं, रेशो 1 और 2 से निकाल लेते हैं अपन। हमें क्या चाहिए, 1 और 2 का रेशो ही तो चाहिए। तो वैसे तो आंसर नजर आ जाना चाहिए बच्चों को 1 और 2 का। तो यहाँ पर अगर अपन रेशो निकालें तो रेशो क्या हो जाएगा, तो रेशो वुड बी, रेक्टेंगल इज 2 है तो 2 7 एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 7। यहाँ पर अगर मैं इनर पार्ट का एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा 14 माइनस पाई अपॉन 7, राइट। तो यहाँ से मेरे पास 7 से 7 कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 7 ऊपर जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 14 दे देगा, तो 14 अपॉन 14 माइनस पाई। तो क्या ये रेशो करेक्ट है? यस, इट इज अ करेक्ट रेशो। तो आंसर कितना आ गया, ए कॉमा बी कॉमा डी। तो ये थे हमारे मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए तो कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, बस थोड़े से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, राइट। तो ये था हमारा SEHSS का पेपर। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर ओलंपियाड के पेपर थोड़े से सॉल्व करके देखेंगे तो वो जो मिथ है ना कि ओलंपियाड बहुत भयानक होता है, वो आपके दिमाग से हट जाएगा, राइट। चलिए, थैंक यू।